जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास शुरू करने से पहले हम राजस्थान के नामकरण के बारे में जानकारियां ले लेते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है अक्सर बच्चे करते ये हैं कि राजस्थान में जो मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़, आमेर, राठौड़ वंश, चौहान वंश, इन सभी बारे में जानकारी ले लेते हैं, परंतु राजस्थान का जो नामकरण है और राजस्थान का नामकरण कब पड़ा, नाम क्या पड़ा, किस इतिहासकार ने राजस्थान के लिए कौन सा नाम दिया, या फिर कौन से ग्रंथ में राजस्थान के लिए कौन से नाम का प्रयोग किया गया है, अक्सर बच्चे इसे छोड़ देते हैं। और इसका खामियाजा ये होता है कि हर एग्ज़ाम जो राजस्थान लेवल की होती हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसे छोड़ देते हैं, तो आपके 2 या 3 नंबर का वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो इसी को देखते हुए हम राजस्थान का इतिहास शुरू करने से पहले हम राजस्थान का नामकरण शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान का नामकरण। तो बात किसकी करने वाले हम? राजस्थान का इतिहास। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं और उसी में हम खास तौर पर आज राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास के बाद में हम आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान का नामकरण। क्या टॉपिक रहेगा? नामकरण। और जब हम नामकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक तारीख देखने को मिलती है, जो तारीख है 1800 ईस्वी। और 1800 ईस्वी में एक इतिहासकार जिनका नाम हमें मिलता है जॉर्ज थॉमस, वो राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं राजस्थान के लिए। तो 1800 ईस्वी में टाइम था 1800 ईस्वी का, 1800 ईस्वी, और उस टाइम आते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो हैं वो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बात आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जो ये जॉर्ज थॉमस हैं, ये कोई पुस्तक नहीं लिखते हैं, ये मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। जॉर्ज थॉमस मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फिर हमें ये कैसे पता चला कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था और सबसे पहले किया था? तो इस विषय में इसके बाद में समय आता है जब 1805 ईस्वी का, जो 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई थी, और वो पुस्तक लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो पुस्तक है वो लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम मिलता है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, ना कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा। यहां पर आप ये नाम देख लीजिए कि जॉर्ज थॉमस नाम यहाँ पे है, और जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में एक इतिहासकार भी आ चुके हैं जो राजस्थान के लिए मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। और यह जो जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है ये लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। तो यहाँ पे आप ये नाम और ये कंफ्यूज होने से बच जाइएगा कि विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है उसका नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में आते हैं और उन्होंने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना। तो अब हम देखते हैं कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो किसने किया था। तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो किया था लॉर्ड वेलेजली द्वारा। इनके बारे में हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि जॉर्ज वेलेजली ने मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक का प्रकाशन किया था।
और इसके बाद जब समय आता है 1829 ईस्वी का, 1829 ईस्वी का, और 1829 में एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम हमें मिलता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान में एक पुस्तक लिखते हैं 1829 में, तो उस पुस्तक का नाम होता है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में एक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखते हैं, कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखते हैं और जिसका नाम होता है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखते हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है? तो वो है कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड कौन सी पुस्तक लिखते हैं? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक लिखते हैं। और इस पुस्तक में वो राजस्थान के लिए राजस्थान या फिर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। राजस्थान या फिर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब तक देखिए कौन कौन से नाम देखे हमने? राजपूताना, और इसका वर्णन विलियम फ्रैंकलिन और जॉर्ज थॉमस, और तीसरा कर्नल जेम्स टोड। इनके बारे में हमने बात की। तो अब अगर हम देखते हैं कि ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो यह पुस्तक इंडिया में प्रकाशित नहीं हुई थी, यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी लंदन से। प्रकाशन इसका हुआ था लंदन से, और जो प्रकाशन करने वाले थे उनका नाम है जेम्स क्रुक। जेम्स क्रुक इसका प्रकाशन करते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज का प्रकाशन जेम्स क्रुक करते हैं। और ये जो है कर्नल जेम्स टोड जी हैं, यह पुस्तक इन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखी थी, तो इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए तो चाहिए ना कोई। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है, अपने राजस्थान के इतिहासकार हिंदी अनुवाद राजस्थान के एक व्यक्ति, हिंदी अनुवाद जो है राजस्थान के एक व्यक्ति जिनका नाम मिलता है हमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं, ये इस पुस्तक का करते हैं हिंदी अनुवाद। गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया था। तो ये गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा जी हैं, ये अपने राजस्थान में एक जिला पड़ता है सिरोही। उस सिरोही का एक गांव है रोहिड़ी गांव, वहां के रहने वाले थे। रोहिड़ी गांव के ये रहने वाले थे। अब हो गई इतनी बातें। अब ये जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, ये पुस्तक मुख्य रूप से दो भागों में बंटी हुई है भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2, भाग 1 भाग 2। तो इसके जो दो भाग हैं, उसका पहला भाग जो है, इसका जो दो भाग में बंटी हुई है, ये दो भाग। और पहले भाग में जो है, इसका जो पहला भाग है उसमें राजस्थान में सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है भाई? और इसमें लिखा गया है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का
इतिहास, इसमें क्या क्या लिखा गया है? राजस्थान की सामंती व्यवस्था, मेवाड़ का इतिहास, और एक चीज और लिखी गई है इसमें, राजस्थान का भौगोलिक विवरण जो है वो इसमें देखने को मिलता है। राजस्थान का भौगोलिक विवरण, भौगोलिक विवरण, विवरण। राजस्थान का भौगोलिक विवरण इसमें हो गया। और दूसरा जो इसका पार्ट है, उस पुस्तक का पार्ट जो है इसमें लिखा गया है मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर और आमेर, इसका इतिहास, राजस्थान का इतिहास। ये जो मेवाड़ का इतिहास तो पहले पार्ट में लिखा गया है, और दूसरे पार्ट में मारवाड़, जैसलमेर, आमेर और जयपुर का इतिहास दूसरे पार्ट में लिखा गया है। ठीक है, अब इतनी बातों को याद रख लीजिए। अब ये कर्नल जेम्स टोड जी जो हैं अपने यहीं पे नहीं रुकते हैं, ये एक और पुस्तक लिख डालते हैं, जिस पुस्तक का हमें नाम मिलता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या पुस्तक लिखता है? पश्चिमी भारत की यात्रा। अब इसमें तो जगह नहीं बची है, आप एक बार इसको उतार लीजिए। मैं यहाँ पे एक और पुस्तक लिख देता हूँ कर्नल जेम्स टोड जी की। ये एक पुस्तक हो गई एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और एक और पुस्तक जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी, उसके बारे में बताता हूँ। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज हो गई, और उसके बाद में एक और पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इसका हिंदी में नाम मिलता है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। ये जो पुस्तक है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही लिखी गई है, और इसमें जो है ये ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने, कर्नल जेम्स टोड जी ने राजपूती जो व्यवस्था है, राजस्थान की जो राजपूती परंपरा है, अंधविश्वास, राजस्थान के जितने भी अंधविश्वास हैं उनके बारे में, और राजस्थान के जो मंदिर हैं, मंदिर के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, तो एक तरह से ये कल्चर पर लिखी गई पुस्तक है, देखें तो, क्योंकि परंपरा, अंधविश्वास और मंदिर पर ये पुस्तक लिखी गई है। तो कर्नल, यहां तक 3 इतिहासकार हो गए, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन और कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब पश्चिमी भारत की यात्रा। तो अब ये पुस्तक है, तो इसका पुस्तक का जो प्रकाशन है वो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था वो बात देखते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में किया गया था। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में कर्नल जेम्स टोड की एक पत्नी थी जिनका नाम था जूलिया क्लस्टर बक। जूलिया क्लस्टर बक, जूलिया क्लस्टर बक द्वारा ये ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जो पुस्तक है उसका प्रकाशन किया गया था 1829 ईस्वी में। इस समय कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो चुकी थी, इसके बाद में इसका प्रकाशन किया गया था। अब भाई हम राजस्थान के इतिहास में कर्नल जेम्स टोड का इतना योगदान देखते हैं, और कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको राजस्थान का जो भी आप फैक्ट पढ़ोगे या जो भी आप रियासत पढ़ोगे, जो भी दुर्ग पढ़ोगे, लगभग कर्नल जेम्स टोड ने उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा है।
तो राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कर्नल जेम्स टोड का। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये कर्नल जेम्स टोड जी का जो जन्म है वो कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का एक द्वीप है इंग्लिस्टन द्वीप, मुख्य रूप से यही याद रख लिए कि स्कॉटलैंड कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में भी एक जगह है इंग्लिस्टन, वहां पर इनका जन्म होता है। और ये जो है राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर जिले में आते हैं। सबसे पहले कहाँ आते हैं, उदयपुर जिले में। और कब आते हैं, तो ये आते हैं 1806 ईस्वी में भाई, अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में आते हैं। और उदयपुर जिले का मौसम जो है बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर हरियाली बहुत है, झीलों की नगरी कहते हैं। तो उस समय ये उदयपुर आते हैं, तो अच्छे मौसम को देखकर ये राजस्थान में दोबारा आते हैं। और दोबारा कब आते हैं, तो ये आते हैं 1818 ईस्वी में। मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ तो ये उदयपुर का क्षेत्र हो गया, और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट को मैं PA लिख देता हूं शॉर्ट में, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, किसके, मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ये 1818 ईस्वी में आते हैं। और उसके बाद में इनको 1819 ईस्वी में इनको सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाता है। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाता है, ठीक है। और ये जो कर्नल जेम्स टोड हैं, इनको कहा जाता है राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक। यह क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया कि राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का जो जनक है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और भारत के इतिहास का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है वेद व्यास जी को, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और विश्व इतिहास की बात करें कि विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को, जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। अब ये कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जाते हैं, ये जो कर्नल जेम्स टोड जी हैं, ये जब इंग्लैंड जा रहे होते हैं तो अपने यहाँ से एक मानमोरी अभिलेख मिलता है। मानमोरी अभिलेख जो है उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत अभिलेख था। इस अभिलेख को ये अपने साथ ले जाते हैं। और जब ये समुद्र में चल रहे होते हैं नाव से, तो होता यूं है कि समुद्र में अचानक आ जाती है बाढ़, या फिर आ जाता है बाढ़ या तूफान की बात कर लीजिए कि समुद्र में अचानक तूफान आ जाने के कारण ये जो मानमोरी अभिलेख है, इसमें वजन तो होगा ही, अभिलेख है तो पत्थर से लिखा होगा, तो पत्थर पर लिखा होने के कारण इसमें वजन तो था ही। तो इन्होंने अपनी नाव का जो वजन कम करने के लिए ये मानमोरी अभिलेख जो है, इस अभिलेख को क्या किया कि समुद्र में फेंक दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था, तो वो था मानमोरी अभिलेख। और अब अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लिए, राजस्थान में कौन से लिखित साक्ष्य के अंदर हमें यह मिलता है कि राजस्थान का नाम राजस्थान था, तो इन सभी बातों को मैं एक बार रफ कर देता हूं। तो आगे और देखते हैं कि लिखित साक्ष्य और हमें कहां से मिलते हैं। तो ये यहां तक मिटा देता हूं, ठीक है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ये। और हमें साक्ष्य मिलता है एक खींवल माता मंदिर है, खींवल माता मंदिर कहां पर है, बसंतगढ़, और बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में, बसंतगढ़ सिरोही। और यहां से एक अभिलेख मिला है जिस अभिलेख का नाम ही बसंतगढ़ शिलालेख है, जिस अभिलेख का नाम क्या है, बसंतगढ़
शिलालेख, ठीक है, शिलालेख, शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ सिरोही खींवल माता मंदिर, खींवल माता मंदिर जो कि बसंतगढ़ सिरोही में है, वहां पर एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख का मतलब देख लीजिए कि ये शिला और लेख, शिला मतलब पत्थर, चट्टान या फिर कोई बड़ा सा पत्थर होगा, उस पर कोई लेख लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे, शिलालेख कहते हैं। तो उस पर लिखा गया है और इसमें जो है राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो हमें मिलता है राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य। क्या नाम मिलता है, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य नाम कहां से मिलता है, बसंतगढ़ सिरोही में एक शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख, वहां से राजस्थानादित्य का नाम हमें मिलता है। और इस शिलालेख का जो निर्माण है वो करवाया गया था, चावंड शासक थे एक वर्मलात, चावंड शासक जिसका नाम हमें मिलता है वर्मलात। वर्मलात के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था और यह जो है 682 ईस्वी में लिखा गया था, 682 ईस्वी में, ठीक है। हो गई इतनी बात। अब चलते हैं आगे, और कहां से राजस्थान के नाम मिलते हैं। तो राजस्थान का जो ये भूभाग है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र के लिए हमें ऋग्वेद में भी कुछ देखने को मिलता है। ये इतनी बात हो गई बसंतगढ़ शिलालेख वाली। तो जो है ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है या भूभाग है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। उस शब्द का हमें, वह शब्द हमें ब्रह्मलत नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, ब्रह्मव्रत। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो ब्रह्मव्रत नाम है वो कहां देखने को मिलता है। तो राजस्थान का ब्रह्मव्रत नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, और खींवल माता अभिलेख में राजस्थानादित्य, कर्नल जेम्स टोड ने एनशेंट एंटिक्विटीज में राजस्थान या रजवाड़ा। विलियम फ्रैंकलिन तो पुस्तक लिखते हैं जॉर्ज थॉमस पर, जिसने कहा था कि शायद जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और अब अगर हम बात करें कि राजाओं में कौन से राजा ने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, उससे पहले एक और देख लीजिए कि रामायण में इस क्षेत्र के लिए, रामायण में इस क्षेत्र के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रामायण में राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मरुकांतरु। क्या नाम प्रयोग किया गया है, मरुकांतया। क्या शब्द है, मरुकांतया। रामायण में मरुकांतया। और जब 1800 ईस्वी का समय आता है तो 1791 की बात है, जब मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह, और मराठों का जब राजस्थान पर आक्रमण होता है तो सब तरफ वो लूटपाट मचा रहे थे। ये आपको पता ही है, या पता नहीं होगा तो हम जब राजस्थान का इतिहास आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह 1800 ईस्वी के आसपास या 1750 के बाद में राजस्थान पर मराठों का आक्रमण होते हैं। मराठों के आक्रमण का मूल उद्देश्य मराठों का क्या होता था कि धन लूटना और लूटपाट करना इनका उद्देश्य होता था। तो जब 1791 का एक समय आता है, 1791 में अपने जोधपुर के एक महाराणा थे जिनका नाम मिलता है हमें भीम सिंह। जोधपुर महाराणा भीम सिंह जयपुर के महाराणा प्रताप सिंह, जोधपुर के महाराणा भीम सिंह जयपुर के महाराणा प्रताप सिंह को एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में वो बात करते हैं कि राजस्थानियों को, जो मराठे हैं, इनके विरुद्ध एकत्र होने की बात करते हैं। और इसमें वो शब्द का प्रयोग करते हैं राजस्थान या राजस्थानियों। तो जोधपुर
जोधपुर महाराणा एक पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं? जयपुर महाराणा, जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह है, यही वो सवाई प्रताप सिंह हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। टेंशन मत लीजिए, जब हम हवा महल पढ़ेंगे, राजस्थान के महलों के बारे में पढ़ेंगे तो इनके हवा महल के बारे में विस्तृत चर्चा वहां पर कर लेंगे। यहाँ पर बस इतना याद रखते हैं कि सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह जो जयपुर के महाराणा थे, उनको जोधपुर के महाराणा भीम सिंह, जोधपुर महाराणा भीम सिंह एक पत्र लिखते हैं और इस पत्र में वो कहते हैं इनको कि राजस्थान या राजस्थानियों को मराठों के विरुद्ध एकत्र होकर उनका सामना करना चाहिए। तो हो गई अब बात यहां तक। कितने फैक्ट हो गए? कितने चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। राजस्थान के बारे में 7 जगह पर हमने उल्लेख देख लिया। और अब हम बात करते हैं कि मुगल इतिहासकार जो हैं, ये अंग्रेज था, ये अंग्रेज थे, ये भी अंग्रेज थे और ये अपने राजस्थान के शासक थे। तो अब अगर हम देखें कि मुगल इतिहासकारों ने राजस्थान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो मुगल जो इतिहासकार हैं वो राजस्थान में राजपूताना शब्द जो हैं, मुगल इतिहासकार जो हैं वो जो है वो राजपूत का एक बहुवचन शब्द का प्रयोग करते थे। राजपूत का बहुवचन प्रयोग करते थे जिसे वे कहते थे राजपूता। क्या कहते थे? राजपूता, ये शब्द का प्रयोग करते थे। मुगल इतिहासकार राजपूत शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग करते थे जिसे वे राजपूता कहते थे। ठीक है। और अंग्रेज जब यहां पर आए, तो अंग्रेज जब यहां पर आते हैं तो वो राजपूता शब्द से ही राजपूताना शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। राजपूताना शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा होता है और राजस्थान के एकीकरण में जब छठा चरण चल रहा होता है, तो छठे चरण जो कि कब पूरा होता है? छठा चरण जो पूरा होता है 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण पूरा होता है। एकीकरण का छठा चरण पूरा होता है। तो इस छठे चरण में जो है वो राजस्थान के यहां पर राजस्थान का जो राजपूताना नाम था, उस राजपूताना नाम से राजस्थान नाम का प्रयोग होता है। राजस्थान से क्या नाम का प्रयोग होता है? राजपूताना से राजस्थान नाम को अब जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी और राजस्थान के लिए राजस्थान नाम पड़ गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में पड़ा था। 7वां चरण तो 1 नवंबर 1956 को समाप्त होता है। उससे पहले ही राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द नाम आ जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो जब राजस्थान का 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम आ गया और जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है, तो उस दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। और आपको पता होगा कि 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यह बात भी आप यहां से थोड़ी सी याद रख लीजिए कि 30
30 मार्च को राजस्थान का दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। ठीक है दोस्तों, ये हो गई राजस्थान के नामकरण के बारे में सारी चीजें। लगभग इतनी ही चीजें आपको मिलती हैं हर जगह से, राजस्थान के इतिहास के बारे में, राजस्थान के नामकरण के बारे में। राजस्थान का इतिहास जो कि हम आगे शुरू करेंगे, मेन रूप से मेवाड़ से शुरू करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस आते हैं, राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं मौखिक रूप से। उसके बाद में 1805 में विलियम फ्रैंकलिन आते हैं, वो एक पुस्तक लिखता है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया जाता है। और 1829 में एक पुस्तक लिखी जाती है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इसमें भी ये जो पुस्तक है इसमें राजस्थान शब्द का वैसे नाम प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी चर्चा कर ली, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके बाद में खींवल माता मंदिर जो कि बसंतगढ़ सिरोही में पड़ता है, उसमें भी एक शिलालेख मिलता है, खींवल माता अभिलेख, जिसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जो 682 ईस्वी में लिखा गया था। और ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवेत्त शब्द का प्रयोग किया गया है, रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतेय शब्द का प्रयोग किया गया है। और 1791 में जब मराठों का आक्रमण होता है, तो उस समय जयपुर के महाराणा को एक पत्र लिखते हैं जोधपुर के महाराणा भीम सिंह। उसमें राजस्थानियों को एकत्रित होने के लिए वो कहते हैं राजस्थान या राजस्थानियों शब्द का प्रयोग करते हैं। और 26 जनवरी 1950 के दिन राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण पूरा होता है, और जिसमें राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द से हटाकर राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। और इसके बाद में राजस्थान दिवस जो है, राजस्थान का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आज हमने बात की कि राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा था, उसके बारे में हमने बात की। तो आगे की जो कक्षाएं होगी, आगे की जो वीडियो होगा, उस वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे, मेवाड़ की आरंभिक राजधानियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में विधिवत रूप से मेवाड़ के जितने भी महाराणाएं हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे करते करते हम राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।